नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम हेल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सिलेबस की चर्चा हमने की थी और सिलेबस में ये बात की थी कि जो टॉपिक्स हमारे सीईटी के सिलेबस में हैं 10 से 12 टॉपिक हैं और ये मान के चलो कि यही वो टॉपिक है जो आपको हर कंपटीशन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर अगर अपने को करना होता है किसी भी टॉपिक को, तो देखो स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ता है। ये जो क्लास रहेगी ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश को बेसिक से करना चाहते हैं, शुरू से शुरू करना चाहते हैं। हालांकि ये सब वही टॉपिक हैं जो अपने स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन देखो किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस छूट जाती है तो वो बाद में भूल जाते हैं अपने उसको। जैसे इसकी बात करें, अब आपके सिलेबस के अंदर देखो टेंस है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है और कई टॉपिक और भी है, लेकिन ये टॉपिक जो आपके सामने आपको दिख रहा है स्लाइड पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो बेसिक होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। या ये मान लो कि जब हम कोई लाइन लिखेंगे तो कम से कम आपको ये ध्यान होना चाहिए कि लाइन के अंदर नाउन कौन सा है या प्रोनाउन कौन सा है, वर्ब कौन सी है। टेंस भी करेंगे अपने तो उसके अंदर वर्ब भरेंगे, तो वर्ब जो है वो खुद पार्ट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। तो इसलिए ये चीज़ पहले मालूम होनी चाहिए। और ये जो बैच है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जीरो से स्टार्ट होना है। जीरो से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि उन सभी लोगों को जोड़ना जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट पेपर की, या फिर सीईटी का 12th बेस जो है, या फिर ग्रेजुएशन बेस जो है, सब के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो ये पढ़ना चाहता है कि मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, मेरे को जीरो से स्टार्ट करना है, बेसिक से स्टार्ट करना है, इसको कुछ भी कह लो, जीरो से हीरो वाला बैच कह लो, प्लिंथ टू पैरामाउंट कह लो, ठीक है। तो उन सब के लिए ये क्लास जो है वो ऐसे समझ लो कि मील का पत्थर साबित होगी। और आपको करना क्या है कि जो चीज़ यहाँ पढ़ाई जाए या तो आप उसको नोट्स बना लें, या फिर जिस जिस तरह से आपको कोई आपके पास में और भी सोर्स है, आप उसको क्या करें कि यहाँ से पढ़कर उसके अंदर से प्रैक्टिस कर लें। बाकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको यहाँ पे खूब मिलेगी। और खेल सारा ग्रामर पे प्रैक्टिस का है। ग्रामर आपकी तभी तैयार होती है जब आप उसमें खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, 8 है, ये 8 पॉइंट है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब जो है कई बार ये याद नहीं रहते हैं भाई नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है। देखो स्टार्टिंग में जिसका सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है या जिसकी बिल्कुल भी पकड़ नहीं है इंग्लिश पे, उनको तो वर्ड ही याद नहीं रहते हैं भाई। अचानक से वर्ड आ गया इंटरजेक्शन, तो उसको दिमाग में नहीं आएगा कि इंटरजेक्शन क्या होता है। तो जैसे कि अब नाउन आ गया, तो ज़रूरी है कि इसके बारे में मालूम होना कि नाउन है क्या, ठीक है। एक एक स्लाइड करके हम इनको डेफिनेशन से पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। लेकिन करना क्या है कि आपको ज़रूरी नहीं है भाई यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे दिए वो कंप्लीट है, भाई नाउन अपने आप में कंप्लीट है। आपको हर एक चीज़ से जोड़ कर कि क्या ये चीज़ नाउन है। हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे बोर्ड ही मान लो, तो आपको ये ये है कि इसके अंदर ये बोर्ड है वो क्या है इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, तो अपने को पता है कि ये नाउन है। अब इसी तरह से हमें हर एक चीज़ को एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। देखो कोई भी टॉपिक होता है, चाहे मैं बात इंग्लिश की नहीं कर रहा, कोई भी चीज़ होती है जब हम पढ़ रहे होते हैं, इसको हम अगर बेसिकली जोड़ कर देखें, खुद से जोड़ कर देखें, तो हम उसको सीखते हैं। प्रैक्टिकली करके देखें तो ही सीखते हैं, अदरवाइज़ हमें वो ध्यान में नहीं रहता है। इसलिए अब सबसे पहले इसकी बात करें नाउन की, तो नाउन है क्या। आपने हमेशा से पढ़ा है, इंग्लिश में भी पढ़ा है, हिंदी में भी पढ़ा है। हिंदी में वही आपका किसी भी वस्तु या किसी स्थान का नाम नाउन संज्ञा होता है, वही यहाँ पे नाउन हो गया इंग्लिश के अंदर। तो क्या है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कि चीज़ वही है। मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, हिंदी में अपने संज्ञा पढ़ा है और ये आपको हमेशा से ध्यान रहा है कि संज्ञा है या जो सर्वनाम है, ये हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। ये शायद रट्टा लगा हुआ है अपना कि जब अपने कोई भी नाम लेता है संज्ञा का, तो दिमाग में वही चीज़ आती है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जो है वो संज्ञा है।
यही चीज़ इंग्लिश में है भी। किसी भी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, जैसे मान लो सूरतगढ़ है, एक प्लेस है, तो वो हो गया। एनिमल हो गया, कोई भी हो गया, डॉग हो गया, गोट हो गया, या थिंग, थिंग कोई भी चीज़ हो सकती है, टेबल हो सकता है, चेयर हो सकती है, ये सारी की सारी थिंग, ये सब क्या है, ये नाउन है। अब देखो इसको समझें आप एग्जाम्पल से। हालांकि आपको देखो इसके अंदर इस तरह से हाईलाइट करके दे दिया है कि आपको समझना आसान रहे भी। अकबर वॉज ए ग्रेट किंग, तो ये क्या है, अकबर जो है वो नाउन है और किंग जो है वो नाउन है। हालांकि देखो नाउन को अगर डिफाइन करें तो इसके अंदर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमारे सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है वो उसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच इंक्लूड नहीं है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आपको इसलिए करवाया जा रहा है कि जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश की समझ नहीं है वो स्टार्ट कर सके, और जो टेंस है, एक्टिव पैसिव है, उनको जब करें तो ये आपकी वहाँ हेल्प करेगा। सीखोगे यहाँ पे, हेल्प वहाँ करेगा। जीरो से हम स्टार्ट करते हैं तो इसका यही मतलब होता है कि बाद में जब कोई चीज़ है तो हमें ये नई ना लगे, हम उनसे अनटच ना हो। तो देखो इसके अंदर अकबर है, ये क्या है, ये नाउन है, और किंग भी है, नाउन है। अब आपको अगर मैं फिर भी डिफाइन कर देता हूँ भी, अकबर क्या है, प्रॉपर नाउन है, और किंग क्या है, कॉमन नाउन है। और अगर इसको बाकी जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे दे रखी है, वॉज, ग्रेट, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। अभी जैसे हम करते जाएंगे वैसे फिर भी मैं बता देता हूँ, ये आपकी वर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है। तो ये क्या होता है कि ये आपको डिफाइन करना होता है सेंटेंस देखकर कि ये क्या चीज़ है। सेंटेंस जब करेंगे तो जब आपको ये चीज़ें माइंड में है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है उसको करना। कोलकाता, वही चीज़ अभी जो हमने बताया था कि कोई भी प्लेस है वो क्या है, नाउन है। तो कोलकाता इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। अब अगर किसी के दिमाग में ये बैंक वो बैंक है, SBI वाला, कैनरा बैंक वाला, तो वो बैंक नहीं है ये बैंक, इसका मतलब होता है किनारा। और कौन सी नदी का किनारा, हुगली नदी का किनारा। भाई कोलकाता है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे। तो ये इसलिए इस बैंक का मतलब है किनारा। देखो वोकैब जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंग्लिश के अंदर, और आपके वोकैब का पार्ट भी है, जैसे सिनोनिम है, एंटोनिम है, इडियम फ्रेजेस है, वन वर्ड है, वो सब आपके वोकैब का पार्ट है। इसलिए अब जैसे मान लो इसी वर्ड को उठा ले, बैंक है, बैंक का कोस्ट होता है जैसे किनारा एक और, तो सिनोनिम पूछ लिया आपको बैंक का और वहाँ पे एग्जाम में कोस्ट दे दिया। तो अगर आपको इसका मतलब बैंक दिमाग में, किनारे वाला दिमाग में है, तो आप उसको 1 मिनट में कर लोगे, और अगर ये दिमाग में ही नहीं है तो वो सही नहीं होता। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी वर्ड को जो भी हमें समझ नहीं आए, हमें उसको हमेशा ये करना होता है कि उसको ध्यान से देखें। अगर नहीं आता है तो उसको सर्च करें। हर जगह पे आपको वर्ड मिलते हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, बस में, ट्रेन में, तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइन लिखी मिलती है, और पक्का उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा वर्ड होता है जो अपने को ध्यान नहीं होता है। तो अपने क्या करना चाहिए, उसको उसी टाइम सर्च करो और वोकैब को स्ट्रॉन्ग करो। द रोज स्मेल्स स्वीट, इसके अंदर ये नहीं है, स्वीट नहीं है। रोज जो है वो क्या है, आपका नाउन है, और सन जो है वो क्या है, आपका नाउन है। ठीक है, द सन साइंस ब्राइटली, करेज, ये जो वर्ड आ रहे हैं बाकी ये सब अभी डिफाइन होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही आपके। करेज है, साहस जो है, या ऑनर जो है, ये दोनों क्या है, नाउन है। तो आपको ये समझ में आ गया कि नाउन क्या होता है। इसके अलावा अब आपने ये चीज़ तो देख ली जो आपके सामने, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नाउन में आती है। जैसे मान लो कि ये चीज़ जो है, इसके अलावा कोई ऐसी डेफिनेशन, जैसे हम उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है, देख नहीं सकते, लेकिन हम उसको सेंस से पता लगाते हैं। जैसे मान लो वर्ड है आपका लव। अब लव क्या है, लव को हम देख नहीं सकते, कोई चीज़ नहीं है जो हम उसको देख सकते हैं, लेकिन आएगा ये नाउन में, ठीक है। और जैसे मान लो कि वर्ड है ब्यूटी। अब ये चीज़ जो है, ब्यूटी कोई चीज़ नहीं है, हम किसी चीज़ के अंदर ब्यूटी देखते हैं। ब्यूटी अलग से ऐसी नहीं है कि ये ब्यूटी है, आप इसको देख लो, इसको टच कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। तो ये इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो इसी की डेफिनेशन होती है कि हम भाव से, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जैसे अपने हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, तो वो भाव है, हम उसको समझते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं कि कौन सा नाउन जो है वो
कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है या कॉमन है या प्रॉपर है, जो भी है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट जो है आपके नाउन के बाद में क्या आता है, प्रोनाउन आता है। और प्रोनाउन क्या होता है ये भी आपको ध्यान है। अभी संज्ञा के बाद में हिंदी में अपने देखो, मैं बार बार ये हिंदी वाला वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपकी कमांड इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी पर रहती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी लैंग्वेज है जो आप हर जगह पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है जो लैंग्वेज ज़्यादा बोलते हैं वो ज़्यादा अपने उस पर कमांड होती है। और ये जो है अपने सिर्फ और सिर्फ ऐसे होता है दिमाग में कि अपने को इंग्लिश आता है, अगर आता होता तो अपने को ये जो टॉपिक है वो टफ नहीं लगते। इसलिए ये चीज़ें जो है हम देखते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा गौर ना करने की वजह से हम इनको कर नहीं पाते हैं। लेकिन चीज़ वही है जो हिंदी में होता है वही इंग्लिश में होता है। जैसे संज्ञा है, ये सर्वनाम है। सर्वनाम क्या है, डेफिनेशन कि जो वर्ड संज्ञा के स्थान पे है वो सर्वनाम होता है। तो देखिए इसके अंदर अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, नाउन के बजाय या नाउन के स्थान पर यूज हो। जैसे जॉन इज एब्सेंट, अब यहाँ पे जॉन तो देखिए नाउन है बिकॉज ही इज इल। अब ये जो ही है ये आपका प्रोनाउन है। जॉन तो क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। ये क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। लेकिन ही जो है आपका, अब ही है वो जॉन की जगह पे आया है, तो इसलिए ये क्या है, ये प्रोनाउन है। इसलिए आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि नाउन है या प्रोनाउन है, उसको किस तरह से अपने डिफाइन करें। थोड़ा थोड़ा अगर अपने बेसिक से करते हैं, देखो कोई भी चीज़ होती है उसको जीरो से स्टार्ट इसीलिए किया जाता है कि हम उसको एक बार स्टार्ट कर लें, ठीक है। और जैसे कोई भी बड़ा काम होता है, जैसे कोई बिल्डिंग भी बन रही है तो कहीं ना कहीं वो एक नींव से स्टार्ट होती है, और नींव जब पड़ जाती है तो उसके बाद में बिल्डिंग जो है वो आप कितनी ही बड़ी बना लें। तो ये आपका नींव का काम करती है पार्ट्स ऑफ स्पीच या छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं, छोटे छोटे जो टॉपिक हैं। अब देखो इसके अंदर प्रोनाउन जो है, इसके लाइन के अंदर आप देखें, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, तो आप अब देखो यहाँ पे आ गया द बुक्स आर। अब ये बुक तो आपको पता ही है नाउन है क्योंकि कोई चीज़ है, अभी आपने पढ़ा था। लेकिन वेयर यू लेफ्ट देम, अब ये यू आ गया, ये देम आ गया, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोनाउन है। हर जगह ऐसा नहीं होता कि आपको कहीं ना कहीं वो संज्ञा की जगह मिले। कई बार जैसे सिंपल ही आ गया तो ये आपको क्या है, ये आप उसको डिफाइन करोगे कि नाउन है कि प्रोनाउन है। एक बात और, कभी भी आप किसी एक वर्ड को देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब एडजेक्टिव है। देखो पहले भी पढ़ा था, ये फिर पढ़ रहे हैं। देखो प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड, जब ये यूज होते हैं ना किसी सेंटेंस में, अभी आपने इसमें भी पढ़ा था, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये भी वर्ड है, जब किसी सेंटेंस में आएंगे तो आप डिफाइन करोगे। एक ही वर्ड आपका जो है वो नाउन भी हो सकता है या कहीं पर एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है सेंटेंस में आने के बाद में कि सेंटेंस पे वो किस तरह से यूज हो रहा है। अब देखो नाउन हो गया आपका, प्रोनाउन हो गया। अब वर्ड आता है एडजेक्टिव, हिंदी में आप इसको बोलते हैं विशेषण। अब क्या होता है विशेषण में, क्या होता है, वैसे तो अपने देखो हिंदी की क्लास नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपने वो पढ़ रखा है, आपके दिमाग में है, तो अगर थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाओ तो ये आपके लिए आसान हो जाता है। एडजेक्टिव क्या है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू ऐड समथिंग। ऐड समथिंग का मतलब है नाउन है। जैसे मान लो कि मैं लिख दिया नाउन, कार लिख दी, ठीक है, कार वर्ड लिख दिया। अब इसके आगे मैं लिख दूं ब्लैक लिख दूं, हालांकि ये मेरा लिख तो मैं रेड से रहा हूं, लेकिन ये ब्लैक कार लिख दिया। अब ब्लैक कार का मतलब क्या है, कार कैसी है, ब्लैक है। कार की विशेषता क्या है कि वो ब्लैक है। तो ये तो हो गया आपका एडजेक्टिव और ये आपका हो गया नाउन, ठीक है। तो इस तरह से अब ये क्या है, अभी यहाँ पे ये ऐड समथिंग लिखा है, तो इसने क्या है, कार के बारे में कोई जानकारी जो है वो ऐड हो गई है यहाँ पे। या ये भी कह सकते हो कि इस नाउन को इसने, इस ब्लैक ने डिफाइन किया है कि ये कार जो है वो कैसी है। तो ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया। अब यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल और है। 1 मिनट के लिए अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो आप इसको दिमाग में, जो एग्जाम्पल लिखे हैं आप इसको दिमाग में देखो, इसको सोचो कि इसके अंदर क्या हो सकता है एडजेक्टिव। ही इज़ ए ब्रेव बॉय, या ये मान के चलो कि आपने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, तो आप ये दिमाग लगाइए कि यहाँ पर क्या है, कि ही क्या है, बॉय क्या है, ब्रेव क्या है। तो अभी तक की जो 3 चीज़ करी है अपने को पता लग गया है कि यहाँ पर ये जो है ब्रेव, ये क्या है, ब्रेव क्या है, ये है आपका एडजेक्टिव, और बॉय क्या है आपका नाउन है, ठीक है।
तो ये जो चीज़ें होती है, ये मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार आप इसको सोचोगे, माइंड में सोचोगे, तब आपको ये चीज़ें क्लियर होएंगी। अब आगे यहाँ पे देखिए, देर आर 20 बॉयज़। अब वही बात, बॉयज़ आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, वो ऊपर बॉय नाउन ही है, यहाँ पे भी नाउन है। और 20 क्या है, जिस तरह से ऊपर ब्रेव जो है वो बॉय के बारे में है, यहाँ पर कितने बॉय है, कितने बॉयज़ हैं, 20 बॉयज़ हैं, तो ये 20 है। मैंने अभी बताया ना भाई, कोई भी चीज़ जो उसको डिफाइन करेगी, उसके बारे में कोई जानकारी ऐड करेगी, वो क्या है, वो है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, इन दिस क्लास। तो अभी जैसे इसके बात करें, ये क्लास क्या है आपका, ये क्लास क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, जो आप हिंदी में पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो चीज़ें कर रहे हैं ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं अपने। अब अपने को ये चीज़ें आती है, हालांकि कुछ को आती होगी, कुछ को नहीं आती होगी, कि क्लास है वो कौन सा नाउन है, या सिंपल कॉमन नाउन कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन कौन सा होता है। आपके सिलेबस के टॉपिक से पहले ये टॉपिक लाने का मतलब यही था कि जब आप वो पढ़ें तो आपको ये चीज़ें करी होंगी तो वो समझ में आ जाए, और ये जो चीज़ें हैं वो आपकी हेल्प करें। अब इसके बाद में देखिए, वर्ब, ये वो टॉपिक है जो आपकी पूरी ग्रामर को डिफाइन करता है। देखो, कोई भी सेंटेंस होगा, उसमें कुछ और हो ना हो, उसके अंदर वर्ब जरूर होगी, क्योंकि एक अकेला वर्ब डिसाइड कर देता है पूरे के पूरे सेंटेंस को। जैसे मैं आपको ये लिखूं, ये वर्ड लिख दिया मैंने, रन। ठीक है, अब ये अकेला वर्ड जो है वो पूरे सेंटेंस को डिफाइन कर देता है कि रन, रन का मतलब दौड़ो। इसके अंदर यू जो है वो अंडरस्टूड है। ठीक है, लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें, लेकिन ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। अब ऐसे देखें तो ये वर्ब है, लेकिन ये अपने आप में ही पूरा सेंटेंस है। इसलिए कह रहा हूँ कि वर्ब जो है, किसी भी सेंटेंस में कोई और वर्ड्स आए या ना आए, लेकिन उसके अंदर वर्ब ज़रूर आएगी। ठीक है, तो ए वर्ब इज़ ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, इवेंट, स्टेट। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखो एक नाउन के अंदर ये पढ़ा था, कोलकाता इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। अब ये क्या है, ये इसकी स्टेट है, स्टेट जो इसकी मतलब ये सिचुएटेड है। ठीक है, कोलकाता सिचुएटेड ऑन द रिवर हुगली। अब ये कहाँ स्थित है, ये क्या बताता है, ये आपकी स्टेट को बताता है। किसको बताएगा, स्टेट को बताएगा। तो ये जो ऐसी सिचुएशन आती है, स्टेट आती है, या कोई इवेंट होता है, या कोई एक्शन होता है, वो हमेशा क्या अपने को दिखाई पड़ता है, ये वर्ब दिखाई पड़ती है अपने को किसी भी सेंटेंस में। जैसे इसमें क्या है, देखो, द गर्ल रोट ए लेटर टू हर कज़न। एक चीज़ और, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है आपका, द गर्ल रोट ए लेटर टू हर कज़न, अब किसी को टेंस आते हैं तो वो इसकी हिंदी बना पाएगा, अगर टेंस नहीं आते हैं तो इसकी हिंदी भी उससे नहीं बनेगी। क्योंकि मैंने फिर बोला, अभी बोला कि वर्ब जो है वो आपको क्या है, डिफाइन करती है किसी भी सेंटेंस को। तो ये देखो, एक अकेला रोट है ना, वो आपको बताएगा कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो द गर्ल रोट ए लेटर टू हर कज़न, कि एक लड़की है, उसने क्या अपने कज़न को क्या लिखा, एक पत्र लिखा यानी कि पास्ट टेंस हो गया। अब इसके अंदर द गर्ल इज़ राइटिंग ए लेटर, तो वो प्रेजेंट टेंस में होगा। या फिर द गर्ल विल राइट ए लेटर, तो भी क्या होगा, वो फ्यूचर टेंस होगा। तो ये वही चीज़ है कि आपको अगर वर्ब की नॉलेज है तो आप उसको टेंस में, इसीलिए बोल रहा हूँ कि सीखेंगे यहाँ पे, काम आपका टेंस में आएगा, या आगे जो काम करेगा उसके अंदर आएगा। चीज़ें सारी एक दूसरे से जुड़ी होती है, ध्यान उस पर गौर से देने की होती है। अब देखो, कोलकाता इज़ ए बिग सिटी। अब बिग सिटी क्या है, इसके अंदर इज वर्ब आ गई आपकी। और अगर ये देखें, सिटी, अगर अब तक अपनी स्लाइड्स जो अपनी निकल गई हैं और आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सिटी क्या है और ये बिग क्या है। अब सिटी आपका यहाँ पे क्या है, नाउन है, और बिग क्या है आपका, एडजेक्टिव है। तो चीज़ें ऐसे क्लियर होती है, एक एक चीज़ किसी भी जगह पे। कोलकाता क्या है, ये कोलकाता आपने पहले भी पढ़ लिया, नाउन है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। अब ये देखिए, इसमें आ गया आपका आर। तो अब ये ध्यान है, तो ये भी ध्यान लग गया आपको कि क्या चीज़ है, ये वर्ब है। तो देखो, ज़्यादा टफ नहीं होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है।
थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और चीज़ें आसान होती चली जाती है। एक एक चीज़ करेंगे। ये जितने भी वर्ब हैं ये नेक्स्ट क्लास में जब अपने टेंस पढ़ेंगे तो देखो टेंस से पहले भी जिस तरह मैं आपके ग्रामर के टॉपिक से पहले ये टॉपिक लेके आया हूँ, क्यों? इसलिए ताकि आपको उन किसी भी टॉपिक में दिक्कत ना हो। उसी तरह से टेंस से पहले भी मैं आपको वो क्लास करवाऊँगा जिसमें आपको सारी की सारी बेसिक वर्ब के बारे में मालूम हो जाए। तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ को अपने ध्यान से करेंगे। एडवर्ब आ गया। अब जिस तरह से आपने नाउन किया, प्रोनाउन किया, ठीक है, एडजेक्टिव किया, अब आपने ये देख लिया कि कोई नाउन है, उसको डिफाइन करने वाला जो वर्ड है वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एडवर्ब फिर क्या है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ, ये यहाँ पे वर्ब लास्ट में जो दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे, तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्या समझे कि एडवर्ब जो है वो जैसे नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड क्या था? एडजेक्टिव था। उस तरह से वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड क्या है? एडवर्ब है। लेकिन यहाँ तक ही सीमित नहीं है। वर्ब को डिफाइन करेगा वो तो एडवर्ब है ही है, उसके साथ साथ में किसी एडजेक्टिव को, जैसे वहाँ पे क्या था, सिटी के पहले बिग लगा था, तो उस बिग को भी वेरी बिग कर दें तो वो वेरी क्या हो जाएगा? आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भी? एडजेक्टिव को डिफाइन करेगा वो भी एडवर्ब, वर्ब को डिफाइन करेगा वो भी एडवर्ब, और एडवर्ब को डिफाइन करेगा वो भी एडवर्ब। जैसे यहाँ देखिए, ही वर्कड द सम क्विकली। अब ये यहाँ पे क्या चीज़ है? ये क्विकली क्या है आपका? ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। वो क्या कर रहा है? वो वर्क करता है या किस तरह से करता है? बहुत ही ज़्यादा स्पीड से, क्विकली करता है। तो ये यहाँ पे ये देखो, ये वर्कड क्या है? ये वर्कड आपका, अब जैसे सिंपल वर्क आ जाए ना यहाँ पे, ठीक है। अब सिंपल वर्क आपका नाउन भी है। अगर मैंने क्या बोला कि जब तक वो सेंटेंस में नहीं आएगा आप उसको सीधा डिफाइन नहीं कर सकते। वर्ब भी है, नाउन भी है। अब यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है ये क्या है? एज ए वर्ब यूज़ हो रहा है। और वर्क कैसा है उसका? क्विकली है। तो वहाँ पे वर्ब को जो डिफाइन करने वाला वर्ड है वो कौन सा है? एडवर्ब है। जो चीज़ यहाँ एग्जाम्पल में आपको दिखी, दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब देखो ये ब्यूटीफुल क्या है? ये है फ्लावर। सुंदर क्या चीज़ है? फूल है, वो सुंदर है। और फ्लावर क्या था? नाउन था। और नाउन को जो डिफाइन करे वो क्या होता है? अभी आपने पढ़ा था, एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव को जो डिफाइन करे वो क्या होता है? ये रहा। एडजेक्टिव को जो डिफाइन करे वो क्या होता है? आपका एडवर्ब होता है। ऐसे क्लियर होएगी हर एक चीज़। देखो, वर्ब को डिफाइन करेगा एडवर्ब, नाउन को डिफाइन करेगा वो एडजेक्टिव, और यहाँ पर एडजेक्टिव को डिफाइन करेगा वो भी एडवर्ब, और दूसरे एडवर्ब को डिफाइन करेगा वो भी एडवर्ब, ठीक है। देखिए इधर, शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली, ठीक है। सी प्रोनाउंस्ड द, अब ये प्रोनाउंस्ड क्या है? ये आपकी वर्ब है, ठीक है। उसने कैसा प्रोनाउंस किया? द वर्ड क्वाइट करेक्टली, क्वाइट करेक्टली। अब ये देखो यहाँ पर करेक्टली ये भी एडवर्ब है और क्वाइट जो है वो भी एडवर्ब है, क्योंकि देखो इसके अंदर ये क्या है कि इसमें कोई भी नाउन को डिफाइन नहीं कर रहा है करेक्टली। तो क्या चीज़ है कि ये यहाँ पर किसको प्रोनाउंस कैसा है? द वर्ड क्वाइट करेक्टली। ये करेक्टली क्या है? द वर्ड है। और करेक्टली कैसे हुआ है? प्रोनाउंस हुआ है, यानी करेक्टली प्रोनाउंस हुआ है वो। तो ये जो एडवर्ब है, इस एडवर्ब को डिफाइन करने वाला भी क्या है? क्वाइट करेक्टली, ठीक है। यानी कि बहुत अच्छी तरीके से उसने, जैसे अभी मैंने आपको इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये देखो, वेरी, अगर जैसे कि ये आपको मैं डिफाइन करता हूँ, ही रन्स फास्ट। अब ये क्या है? वर्ब है। और ये क्या है?
एडवर्ब है, ठीक है। ही रन्स फास्ट। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो ही रन्स वेरी फास्ट। अब मैंने सिर्फ एक वर्ड जोड़ा है इसमें, ही रन्स वेरी फास्ट, सिर्फ एक वर्ड जोड़ा है। लेकिन ये देखो यहाँ पर इसको, इस एडवर्ब को ये वर्ड डिफाइन कर रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव का आपको समझ में आ गया। इसके अंदर रहता है कि एडवर्ब में कि एडजेक्टिव को जब डिफाइन करता है तो आपको क्लियरली पता लग जाता है, वर्ब को डिफाइन करता है तो भी पता लग जाता है, लेकिन एडवर्ब को डिफाइन करता है तब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। इसलिए मैंने इसको अलग से आपको मैं बता रहा हूँ, इसको ही रन्स वेरी फास्ट। इसके और इसके अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक वेरी लगने से देखो इसके अंदर आपको थोड़ा सा वेरिएशन दिख रहा है कि ही रन्स वेरी फास्ट में ये वेरी भी क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ कही थी आपको कि एक ही वर्ड किसी भी जगह पर नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने द रन्स वेरी फास्ट, तो आपको पिक्चर नहीं बनानी है कि फास्ट हमेशा एडवर्ब भी होएगा। जैसे मैं ये कहूँ, जैसे द फास्ट ट्रेन इज कमिंग, द फास्ट ट्रेन इज कमिंग। अब देखो ये ट्रेन जो है वो नाउन है, आपको मालूम है, और ये फास्ट है, ये इसको डिफाइन कर रहा है। तो ये जो वहाँ पे एडवर्ब था वो यहाँ क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह से कभी भी चीज़ों को रटने के बजाय उनको समझना पड़ेगा कि जो चीज़ लिखी है आपके सामने वो वहाँ पे क्या चीज़ है, एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है। इसी सेंटेंस को मैं जैसे ये लिख दूँ, द ट्रेन इज वेरी फास्ट, द ट्रेन इज वेरी फास्ट। अब ये फास्ट क्या है, ये यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, और ये जो वेरी है ये क्या है, इसका एडवर्ब है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो वर्ब को डिफाइन करता है वो एडवर्ब, जो एडवर्ब को डिफाइन करता है वो एडवर्ब, जो नाउन को डिफाइन करता है वो एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव को डिफाइन करता है वो भी एडवर्ब, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इस तरह से आपको क्लियर हो जानी चाहिए थी कि किस तरह से एडवर्ब जो है वो अपना काम करता है। प्रेपोजिशन जो है ये चीज़ आपने बहुत पढ़ी है, और सिंपल सा वर्ड देख के आपको मालूम लग जाता है कि सेंटेंस में इन है तो ये क्या है, ऑन है तो क्या है, फ्रॉम है तो क्या है, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड होते हैं और आपको ध्यान होता है। जैसे अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रेपोजिशन जो है वो अकेली तो यूज़ होएगी नहीं, तो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आती है या उसके पहले आती है तो वो क्या चीज़ है, वो वहाँ पर यूज़ होती है एज ए प्रेपोजिशन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। यानी कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले जो प्रेपोजिशन आ रही है वो उस नाउन को किससे जोड़ रही है, ठीक है। जैसे बात करें अ गर्ल इज सिटिंग इन द रूम, अब ये इन जो है ना वो उस रूम के और उस गर्ल के बारे में बताएगा, तो हो गया ना भी एक नाउन से जो दूसरा नाउन है उसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वो प्रेपोजिशन कर रही है। जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल देखो, देयर इज़ अ काऊ इन द गार्डन, अब ये आपकी प्रेपोजिशन है, आपको दिख रही है, ठीक है। अब देयर इज़ अ काऊ इन द गार्डन, तो ये गार्डन भी क्या है आपका नाउन है, और काऊ भी क्या है, नाउन है। तो ये दोनों बताएगा कौन, ये प्रेपोजिशन बताएगा, ये दोनों को कनेक्ट करेगा कि ये इसकी सिचुएशन क्या है, वो उसके गार्डन के अंदर है कि गार्डन के बाहर है, इसलिए बताया। ये यहाँ पे लिखा है कि वर्ड यूज्ड विद ए नाउन और ए प्रोनाउन, किसी नाउन के साथ में यूज़ होने वाला जो वर्ड है वो क्या है, प्रेपोजिशन है। वैसे आपको ये वर्ड्स इसकी शक्ल से दिख जाता है कि ये प्रेपोजिशन है। एडवर्ब में या एडजेक्टिव में वहाँ पे आपको इतना पता नहीं चलता है, वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, सेंटेंस को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा तो पता लगेगा, ठीक है। फिर भी यहाँ पर आपको इजीली मालूम हो जाता है। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ
म्यूज़िक। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, ठीक है, कि एक लड़की है उसको म्यूज़िक का शौक़ है। तो यहाँ पर क्या है, द गर्ल इज़, ये आपका वर्ब हो गया, और ये आपका देखो ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन हो गया। म्यूज़िक आपको पता है म्यूज़िक क्या होता है, नाउन होता है, और जैसा कि ऊपर बता दिया नाउन को कनेक्ट करने वाला वर्ड जो होता है वो होता है प्रेपोजिशन। अ फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री, अंडर ए ट्री यानी कि पेड़ के नीचे बैठी है। एक पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर, ऑन हो गया, अंडर हो गया, ये सब की सब वर्ड जो है वो क्या है, प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस। दो वर्ड्स को अगर जोड़ना हो, जैसे बहुत ही पुराना एग्जांपल आपका जो आप स्कूल टाइम से कोई भी वर्ड आए बेचारों को इन दोनों को फंसा दो, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, ये सदाबहार शब्द है हमेशा, ठीक है। अब ये एंड जो है वो क्या है, कंजंक्शन है, ये नाउन वो नाउन, ठीक है। अब आप ये मत कहना भी पहले प्रेपोजिशन थी, प्रेपोजिशन जो होता है वो सिचुएशन को दिखाती है, ठीक है, अभी वो किस तरह से बैठा है, इन है कि ऑन है कि अंडर है, लेकिन ये यहाँ पे ये कनेक्ट करता है, अभी एक नाउन है, दो है, तीन है, चार है, कितने नाउन है, तो उसके अंदर इस तरह के कंजंक्शन आते हैं ये। और कंजंक्शन जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि सेंटेंस, ये देखो दो वर्ड के बीच में आए या दो सेंटेंस के बीच में आए, क्लोज के बीच में आए, तो ये सारे के सारे जो वर्ड है वो क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। दो सेंटेंस भी होता है, जैसे राम इज़ पुअर एंड श्याम इज़ रिच, तो ये जो वर्ड है वो वहाँ पे एंड आया, तो ये भी क्या काम कर रहा है, आपका कंजंक्शन का काम कर रहा है। सामने आपके देखो राम एंड हरी आर कजन्स, ठीक है, टू एंड टू मेक फोर, और आई रैन फास्ट, अब यहाँ पे ये देखो एंड, ये आ गया एंड, और आई रैन फास्ट, अब यहाँ पे आई रैन फास्ट के एक क्लोज है, बट यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, और बाकी आपका ये आगे बट से आगे दूसरा क्लोज हो गया। तो अभी मैंने बताया, ऊपर लिखा भी हुआ है कि एक क्लोज, एक सेंटेंस और दो वर्ड्स, इन सब को कनेक्ट करे, इनके बीच में आए, तो वो क्या वर्ड होएगा, वो होगा आपका कंजंक्शन, ठीक है। इसके बाद में देखिए आपका लास्ट वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट वर्ड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है जैसे आप हिंदी में पढ़ते थे विस्मयादिबोधक चिन्ह या शब्द, जो विस्मय यानी कि क्या प्रकट करें, आपकी सडन फीलिंग को बताए। ये यहाँ पे देखो लिखा है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। अचानक से जो भाव प्रकट होते हैं, जैसे मान लो कि आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, आरएस में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तैयारी तो सीईटी कर रहे हैं और सिलेक्शन आरएस में हो गया, तो जैसे ही आपको पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया या फाइनल सिलेक्शन हो गया, फाइनल रोल नंबर आपके सामने आएगा, तो वर्ड निकलेगा, यहाँ पे लिखा है क्या, ये रहा, हुर्रा, ठीक है। ये तो वी हैव वॉन द गेम है, और ये भी गेम ही है, हमारी लाइफ का सिलेक्शन करवाना भी एक लाइफ का गेम है, और इसके लिए भी वर्ड निकलेगा, क्या निकलेगा, हुर्रा। तो ये जो अचानक से पता लगता है कोई भी चीज़, खुशी भी हो सकती है, दुख भी हो सकता है, दुख के अंदर भी शब्द निकलते हैं, खुशी होती है तब भी शब्द निकलते हैं, वो जो वर्ड्स जो अपने मन से निकलते हैं वो क्या होता है, वो बताते हैं इंटरजेक्शन को, ठीक है। विस्मय प्रकट करते हैं, आश्चर्य कह लो, खुशी कह लो, दुख कह लो, हुर्रा। एक चीज़ और, ये जब आते हैं ना इंटरजेक्शन, तो इसके आगे देखो ये आपको साइन दिख रहा है, ठीक है, तो ये इंटरजेक्शन साइन होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी बोलते हैं इसको। तो ये बताता है कि इस सेंटेंस के अंदर क्या चीज़ है, ठीक है। जब अपने आगे ये अपने बाकी टॉपिक करेंगे, जब अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, इसके अंदर एक्टिव पैसिव करते हैं, तो एक्टिव पैसिव में तो नहीं, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, और इस तरह के जो वर्ड है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो हुर्रा वी हैव वॉन द गेम, और अलास शी इज़ डेड, ठीक है, शी इज़ डेड, डेड होगी, तो इसके बाद में ये स्लाइड भी ख़त्म होगी मेरे हिसाब से, ये देखो, तो ये क्लास इसके डेड होने के साथ में ख़त्म हो गई। और ये वो चीज़ थी साथियों, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपने कर लिया तो देखो जितने भी टॉपिक अपने करेंगे लास्ट तक, जितने भी मैंने सिलेबस डिस्कशन में जो चर्चा की थी, 10 से 12 टॉपिक जो है आपके, इवन वोकैब भी,
तो वो कैब के अंदर भी आपको ये ध्यान होगा कि ये वर्ड क्या है, वर्ब है कि एडजेक्टिव, तो आपके लिए काम हो जाता है आसान। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे हमने ये क्लास अभी कंप्लीट की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने समझाया है वो समझ में आया होगा। अगर किसी ने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो उसके लिए ये क्लास जो है आज की मेरे हिसाब से बहुत बेनिफिशियल रही होगी, और आगे जो आने वाली क्लासें हैं वो भी आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपको स्टार्ट से उठना है, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे। और अगर कोई भी चीज़ आपको इंग्लिश से रिलेटेड अब तक परेशान कर रही थी तो यकीन मानिए अब परेशान नहीं करेगी। ये चीज़ें जो है आपको सिलेक्शन के करीब लेकर जाएंगी। CET का जो सिलेबस है या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जिसके अंदर ये सारे टॉपिक आएंगे, ठीक है, ग्रामर के जो भी टॉपिक है, और ग्रामर के जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं सभी एग्ज़ाम में, तो आप इनको कंप्लीट करेंगे एक एक करके। मिलते हैं आप अपने जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।